बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज़ ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। ऐसे एमसीक्यूज़ जो ईटा में आते हैं, नीट के लिए ज़रूरी है, एमडीके टेस्ट के लिए ज़रूरी है। तो आइए पढ़ लेते हैं कौन कौन से एमसीक्यूज़ हैं जो रिस्पायरेटरी सिस्टम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट एमसीक्यू, द साइज ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस में रेंजेस फ्रॉम ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 to 2 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर और लेस, 2 to 3 मिलीमीटर या नन ऑफ देम। पहले इस बात को देख लीजिए कि ये रिस्पायरेटरी सरफेस क्या चीज़ है। रिस्पायरेटरी सरफेस से मुराद ये है कि द एरिया वेयर गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस फ्रॉम एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट से जो गैसेस आपके नोज से एंटर होने के बाद लंग्स में जाते हैं, फिर लंग्स के अंदर एलियोलाई तक पहुंचते हैं और फिर एलियोलाई में गैसियस एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसी सरफेस को रिस्पायरेटरी सरफेस कहा जाता है। अब इस रिस्पायरेटरी सरफेस पर क्या होनी चाहिए? वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पिगमेंट्स होनी चाहिए, सर्फेक्टेंट्स होनी चाहिए, वो थिन होना चाहिए, वो ज़्यादा एक्सपेंडेड होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परमिएबिलिटी वहाँ से हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर हो सके कि कितना एक्सचेंज हो रहा है या ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज वहाँ पर हो। तो वो जगह उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए? 1 to 2 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर या 2 to 3 मिलीमीटर या इसमें कोई नहीं। यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो ऑप्शन है नंबर बी ऑप्शन, इट इज़ 1 मिलीमीटर, यानी ये रिस्पायरेटरी सरफेस है। यहाँ पर अगर इसकी साइज 1 मिलीमीटर है या इससे लेस है तो गैसियस एक्सचेंज बहुत आसानी के साथ हो सकती है, क्योंकि ये बहुत कम जगह है, बहुत कम एरिया है जो एक्सचेंज के लिए ज़रूरी है। बाकी ये जो पार्ट है इसमें 2 है, इसमें 2 से 3 ये काफ़ी बड़ा, काफ़ी मोटा हो जाता है। इससे स्टीफ डिफ्यूजन या एक्चुअल डिफ्यूजन का प्रोसेस वो इससे नहीं हो सकता, यानी ऑक्सीजन इससे पास नहीं हो सकता और कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकल नहीं सकता। तो इसलिए एक अच्छा डिफ्यूजन करने के लिए कम से कम ये फासला, ये जो मोटाई है इसकी, ये कम से कम 1 मिलीमीटर या इससे कम होनी चाहिए। उम्मीद है कि ये पॉइंट आप बेहतर समझे होंगे। उसके बाद पढ़ते हैं कि हाउ आर रिस्पायरेटरी सरफेस इज एडॉप्टेड आर। अब ये रिस्पायरेटरी सरफेस किस चीज़ के लिए एडॉप्टेड है? नंबर फर्स्ट ऑप्शन, टू मिनिमाइज द डिस्टेंस फॉर डिफ्यूजन, to warm air, to maximize surface area for diffusion and all of them। अब देख लीजिए कि to minimize distance for diffusion, जितना ज़्यादा ये डिस्टेंस, ये मोटाई इसकी कम होगी उतना ही बेटर डिफ्यूजन इससे हो सकेगा। टू वार्म द एयर, यकीनन अगर ये है तो यकीनन इसके नीचे ब्लड वेसल्स भी होंगे, यानी कैपिलरीज होंगे, जिसके अंदर कोई ख़ास टेम्परेचर होगा। इसी वजह से ये एक ख़ास टेम्परेचर रखते हैं अबाउट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि अच्छा डिफ्यूजन हो सके। तो टू वार्म द एयर, दूसरी बात कि ये एयर को गर्म रखते हैं। इसी तरह टू मैक्सिमाइज सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन, और ये भी है कि जितना ज़्यादा ये लंबा, जितना ज़्यादा ये एक्सपेंडेड हो उतना ज़्यादा उस पर डिफ्यूजन प्रोसेस बेहतर हो सकेगा, यानी गैसियस एक्सचेंज होगा। ये लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ देम। तो ऑफ कोर्स ये तीनों ऑप्शन जो है वो क्लियर हैं, ठीक है और सही है। तो ये जो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है वो है ऑल ऑफ देम। उसके बाद हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स। तो व्हाट इज द अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट? फॉर एग्जांपल, इफ इट इज our face structure, it is the neck region and it is the chest. This part is called as the upper respiratory part, while this part is the lower respiratory part. Now ये अपर जो पार्ट है इसमें कौन कौन सी ऐसी ऑर्गन्स हैं जो कि इस्तेमाल हो रही हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन? एक है नोज,
जबकि दूसरा माउथ और नोज का सेंटर में एक कनेक्शन होता है जो माउथ और नोज का आपस में सेम है और वो है फेरिंग्स, जो एक जगह डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा तो दूसरी का रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। अब ये दोनों जगह ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के पार्ट हैं। तो क्वेश्चन भी यही है कि कौन कौन से पार्ट्स पर मुश्तमिल हैं कि 2 है, ऑप्शन में किया गया है, 3 है, 4 है, 5 है या 2 है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, कंटेनिंग 2 पार्ट्स। क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ बोन मेक द नोज, यानी नोज को कौन के अंदर कौन सा बोन पाया जाता है। हालांकि हम जानते हैं कि नोज के अंदर मोस्टली कार्टिलेजियन सब्सटेंसेस मौजूद हैं, फाइब्रोप्लास्टिक टिश्यूज मौजूद हैं, लेकिन बोन में भी सभी कोई एक बोन तो ज़रूर पाया जाएगा जिसकी वजह से उसका एक्सटर्नल एक ख़ास शेप बरकरार है। तो कौन कौन से बोन से, स्पिनाइड बोन है, एथमाइड बोन है, मैक्सिलरी है या फ्रंटल है। मैं थोड़ा सा इसको बताता चलूँ कि फॉर एग्जांपल इट इज़ अवर नोज, इट कंटेन दिस काइंड ऑफ बोन, इसके अंदर बोन है, ये है कार्टिलेजेस और फाइब्रोप्लास्टिक टिश्यूज, ये बोन कौन सा है, ये क्वेश्चन है। पहली बात करते हैं फ्रंटल की। तो फ्रंटल बोन्स, अगर ये हमारा चेहरा है तो यहाँ पर फॉरहेड के अंदर जो बोन्स मौजूद है इट इज़ द फ्रंटल बोन। ये जो नोज है, अब इसके साथ ये चीक्स के पार्ट हैं, अब चीक्स पर पाए जाते हैं मैक्सिलरी बोन्स, जबकि स्पिनाइड बोन्स यहाँ से निकल के आंखों के दोनों आंखों के दरमियान, ये आंखें हैं, इन दोनों के दरमियान यहाँ से निकलते हैं स्पिनाइड बोन, जबकि लास्ट वन एक ही रह जाता है वो है एथमाइड बोन। तो यही एथमाइड बोन बेसिकली एथमाइड पार्ट ऑफ द स्कल में पाया जाता है। तो बेसिकली इट मेक द पार्ट ऑफ द स्कल, यानी ये जो बोन है इट इज एथमाइड बोन ऑफ द स्कल, जो कि नेक हमारी नोज के रीजन में पाया जाता है। इसकी वजह से नोज का एक खास शेप है, इट गिव्स शेप द नोज। उसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नोज इज अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफेंस सिस्टम। डिफेंस सिस्टम के बारे में है, लेकिन नोज इसमें इंक्लूड है, इसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक बात है कि थर्ड लाइन डिफेंस, सेकंड लाइन डिफेंस, फर्स्ट लाइन डिफेंस या तमाम। अब डिफेंस सिस्टम हमारे जिस्म में अल्लाह ने बनाया हुआ है। डिफेंस सिस्टम क्या है, जो हमारे जिस्म को मुख्तलिफ एक्सटर्नल या इंटरनल पैथोजेनिक सब्सटेंसेस हो उससे महफूज रखे। तो अब हमारे जिस्म के अंदर नोज जो है ये कौन सा डिफेंस है। तो हम जानते हैं कि हमारे जिस्म में फर्स्ट लाइन डिफेंस की अगर बात की जाए तो वो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होता है। अब सेकेंड लाइन डिफेंस ये मौजूद है डिफरेंट काइंड ऑफ WBCs पर, और उसके साथ कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। जबकि थर्ड लाइन डिफेंस ये हमारे जिस्म का WBCs की वजह से है और वो लिम्फोसाइट्स की वजह से, यानी कौन से लिम्फोसाइट्स, B लिम्फोसाइट्स और T लिम्फोसाइट्स। तो थर्ड लाइन डिफेंस इसकी वजह से, सेकंड लाइन डिफेंस इसकी वजह से। अब फर्स्ट लाइन डिफेंस इट कंसिस्ट ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। अब देख लीजिए कि नोज कौन से में आता है, म्यूकस मेम्ब्रेन इसके अंदर पाया जाता है, इसी वजह से ये फर्स्ट लाइन डिफेंस में है, यानी इसके अंदर फर्स्ट लाइन डिफेंस पाया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा नंबर ठीक है, नंबर सी यानी फर्स्ट लाइन डिफेंस। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अ मस्कुलर पैसेज लीडिंग फ्रॉम द माउथ एंड नेजल कैविटी टू लैरिंक्स इज कॉल्ड एज द लैरिंक्स, फेरिंक्स, सेरिंक्स या ट्रेकिया। अ मस्कुलर पैसेज यानी मसल से बना हुआ वो रास्ता जो कि नो माउथ से होते हैं। अगर मैं दोबारा बनाऊं यहाँ पर कि इफ इट इज अवर माउथ, सो माउथ से होते हुए जाता है कहाँ, माउथ एंड नेजल कैविटी। अब ये नोज है तो नोज से भी पास हो रहा है। अब ये कौन सी जगह है जो कि मस्कुलर है, जो माउथ और नोज दोनों का हिस्सा है, जो कि डाइजेस्टिव भी है, जो रेस्पिरेटरी भी है। तो यकीनन ये पार्ट क्या हो सकता है, क्या ये लैरिंक्स हो सकता है, नहीं। लैरिंक्स ये वॉइस बॉक्स है जो सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। सेरिंक्स ये बर्ड्स में होता है,
उसका वॉइस बॉक्स है। ट्रेकिया, ट्रेकिया सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है, इस तरह का ट्यूबुलाई कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, जबकि पेरेंक्स वो पार्ट है जो कि डाइजेस्टिव भी है, जो रेस्पिरेटरी भी है, डाइजेस्टिव भी, रेस्पिरेटरी भी। तो अब देख लीजिए कि ये कौन सा पार्ट अब इसमें आता है जो मस्कुलर भी है और जो माउथ और नोज दोनों में पाए जाते हैं, और सीधा लेरिंक्स कौन निकलता है, वो है पेरेंक्स। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि द ऑर्गन विच हेल्प्स इन वोकलाइजेशन इज कॉल्ड एज द पेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया या एपिग्लॉटिस। वोकलाइजेशन मीन आवाज, साउंड बॉक्स, इससे आमतौर पर मुराद है। लेकिन विच आल्सो हेल्प्स, यहाँ पर मैं एक लफ्ज लिख लेता हूँ, जैसी गलती थी इसलिए इसको मैंने करेक्ट कर दिया। विच आल्सो हेल्प्स इन वोकलाइजेशन, इट मीन्स के इसका अपना फंक्शन कोई और है, लेकिन वो वोकलाइजेशन आवाज़ यानी वोकल कॉर्ड्स के साथ हेल्पफुल है, आवाज़ निकालने के लिए हेल्पफुल है। तो वो क्या हो सकता है, पेरेंक्स हो सकता है, लेरिंक्स हो सकता है, ट्रेकिया या एपिग्लॉटिस। अब लेरिंक्स ये पार्ट है जो ऑलरेडी आवाज़ साउंड बॉक्स कहलाता है, इससे आवाज़ निकलता है। ट्रेकिया जिस तरह मैंने पहले डिस्कस कर दिया कि ये वेंट पाइप है, पूरा पाइप इस तरह जिससे एयर निकलता है टुवर्ड्स द लंग्स। एपिग्लॉटिस ऐसा पार्ट है जो लेरिंक्स के ऊपर पाया जाता है और जो कंट्रोल करता है कहीं ऐसा ना हो कि खुराक के सब्सटेंसेस ये जाए इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, इसी वजह से ये एपिग्लॉटिस सिर्फ इसका ये ओपनिंग बंद कर लेता है। अब देख लीजिए कि पेरेंक्स ऐसी जगह है कि जो हेल्पफुल है इस लेरिंक्स का आवाज़ को निकालने में भी ये थोड़ा बहुत हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं कि एट द एज ऑफ 20 विच व्हाट विल हैपन टू द ट्रेकिया। जब इंसान की उम्र 20 हो जाती है तो ट्रेकिया के साथ कौन सा चेंज आ जाता है, ट्रेकिया में क्या तब्दीली आ जाती है। ट्रेकिया वाइड एंड इलास्टिक, वाइड हो जाता है या इलास्टिसिटी उसमें बढ़ जाती है। इसका पोजीशन यानी पोजीशन ऑफ द ट्रेकिया चेंज, या इसका पोजीशन चेंज होता है लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, या सेंटर रीजन उसका लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर हो जाता है, या कार्टिलेज रिप्लेस टू बोन्स, या इसका जो जिस्म है आमतौर पर ये कार्टिलेज से बनता है या ये बोन्स में तकसीम हो जाता है, या साउंड चेंज, या ऐसे भी मुमकिन है कहीं साउंड तो चेंज नहीं हो रहा। तो अब देख लें कि साउंड बेसिकली किस चीज़ का फंक्शन है, ये तो लेरिंक्स का फंक्शन है। साउंड यकीनन इंसान के साउंड में लिटिल बिट चेंज आ जाता है लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं है जितना चेंज कहीं और जगह पर आ रहा है। तो वो क्या आ रहा है कि ट्रेकिया वाइड तो नहीं होता। ट्रेकिया का ये है कि ट्रेकिया उम्र के लिहाज से ये बढ़ता है, ये ग्रो करने लगता है, इसकी पोजीशन थोड़ी बहुत वाइड हो जाती है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि इलास्टिसिटी भी उसमें बहुत ज़्यादा हो नहीं। नॉर्मली इट बिकम हार्ड, ये हार्डनेस की तरफ जाता है। इसी तरह पोजीशन ऑफ द ट्रेकिया चेंज, पोजीशन ट्रेकिया पोजीशन चेंज नहीं करता, अपनी ही जगह पर मिडल लाइन पर मीडियास्टाइनम ये पाया जाता है, मीडियास्टाइनम यानी ये मिडिल पार्ट ऑफ द थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है। जबकि ये बात मुमकिन है कि कार्टिलेज इसका रिप्लेस्ड हो बोन में, क्योंकि ये वक्त के साथ साथ इसमें ये हार्डनेस आ जाती है। तो ये बात काफ़ी सही लग रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हमने कुछ ऐसे एमसीक्यूज पढ़े जो कि ईटा, नीट और एमटीकेट के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि इस लेक्चर को आप बेहतर समझेंगे।